हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों फाइनली आप सभी का इंतजार समाप्त हुआ और आप सभी के लिए आप सभी का प्यारा महातांडव वीडियो आ चुका है साइंस का। जी हाँ दोस्तों, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि कल मैं घर से बाहर गया था, बोकारो गया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। और आज आप सभी के लिए महातांडव वीडियो आ चुका है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने कवर कराने का प्रयास किया है। जो आप लोग पिछले बार पढ़े हो सभी कुछ इसमें रिविजन हो जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखना। और आपके जितने सारे दोस्त जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब जीरो चीज, उसको भी शेयर कर दीजिए कि पढ़ के समझ ले, क्योंकि एक बार वीडियो को देखोगे तो समझ जाओगे और एग्जाम में सवाल आएगा तो बिल्कुल छाप के आओगे, समझ रहे हो, मतलब फोड़ दोगे। और अभी आप और एक दो वीडियो इंपॉर्टेंट अपलोड होगा न्यूमेरिकल्स का, और कुछ वीडियो अपलोड होगा तो उसको जरूर देख लेना। और ये वीडियो सभी को शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर देना। अंतिम एग्जाम है, अंतिम बार मेहनत कर लो और एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर लेगा। मेरी सारी शुभकामनाएं दोस्तों आप सभी के लिए। आप सभी के साथ एक एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर लाओ, बस मेहनत करो और फोड़ के आओ। चलो दोस्तों देखते हैं क्या क्या सवाल है और ध्यान से देखिए वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है कि 1 वाट को परिभाषित कीजिए, हॉर्स पावर और वाट के बीच संबंध बताइए। देखिए मैंने एक का जवाब दिया है और एक का जवाब आसान है, आप लोगों का कमेंट बोलना। देखो क्या 1 वाट शक्ति मतलब क्या? शक्ति पावर मतलब वर्क बाय टाइम, ये होता है शक्ति, मतलब पर सेकंड में कितना काम हो रहा है। आप ऐसे समझो ना, मान लो आप लोग दोस्त लोग सब मिलकर बैट उठाने गए, बैट छोड़ो, अभी आम का मौसम है, आम उठाने गए, बहुत सारा आम गिरा हुआ है, ठीक है। अब 1 सेकंड में कितना आम, मान लीजिए आप 4 दोस्त हैं तो आप 1 सेकंड में 15 आम उठा लिए, ठीक है। हालांकि 1 सेकंड में उठा नहीं पाओगे, चलो मैं 1 सेकंड में आप 4 आम उठा लिए, ठीक है। 1 सेकंड में आप 4 आम उठा लिए, आपके दोस्त उतना नहीं उठा पाए, मतलब 1 सेकंड में आप सबसे ज्यादा आम उठाए। कोई 1 आम उठाया, कोई 2 आम उठाया, ठीक है, लेकिन आप सबसे ज्यादा इतना फास्ट काम किए कि 1 सेकंड में 4 आम उठा लिए। मतलब क्या, 1 सेकंड में आप सबसे ज्यादा काम किए ना, मतलब आपका शक्ति क्या है, ज्यादा है। आपका पावर क्या है, आपके दोस्तों से ज्यादा है। तो यही तो होता है शक्ति, कौन कितना जल्दी उस काम को कर सकता है 1 सेकंड में, ठीक है। 1 सेकंड में कौन कितना काम करता है, यही उसका पावर कहलाता है। तो वही मैंने लिखा है कि 1 सेकंड में 1 जूल का कार्य किया जाता है, उसे 1 वाट शक्ति कहते हैं, क्योंकि शक्ति मतलब पावर मतलब वर्क बाय टाइम। तो ये वैल्यू 1 कब होगा, जब ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। तो 1 सेकंड में जब 1 जूल का कार्य होता है तो उसे हम कहते हैं 1 वाट शक्ति। और कमेंट में वो तब बताना है आप लोगों को 1 वाट बराबर कितना हॉर्स पावर होता है, ठीक है। आप लोग कमेंट में बोलना, ये सर्च करो, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आ ही सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा सर्च करके बताओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं? तो देखिए ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे इसलिए कहते हैं क्योंकि ध्वनि एक ऊर्जा है। क्या है? साउंड इज एनर्जी। ध्वनि एक ऊर्जा है जो स्वयं उत्पन्न नहीं हो सकती, इसे उत्पन्न करने के लिए किसी न किसी प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप चुपचाप बैठे हुए हो, ध्वनि आवाज आवाज उत्पन्न कर सकते हो नहीं, इसके लिए कुछ क्रिया करनी पड़ेगी। मतलब आप या तो ताली मारो या फिर आप किसी के गाल के चाटा मारो, ठीक है, तो ही ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यार ध्वनि मतलब क्या, इसके लिए आपको क्रिया करनी पड़ेगी। आप जिस चेयर में बैठे हो जब तक उस चेयर को घसकाओगे नहीं, यहाँ से हिलाओगे नहीं, तो उसमें आवाज उत्पन्न नहीं होगा। तो क्या इसके लिए आपको यांत्रिक कार्य करना पड़ रहा है, यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, यांत्रिक तरंगे करते हैं, ठीक है। यांत्रिक मतलब क्या, जिसमें आपको यांत्रिक ऊर्जा मतलब इसमें जिसमें आपको दिखेगा आप कार्य करोगे तो कुछ, ठीक है। तो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कुछ ना कुछ तो करने की जरूरत है। तो यहाँ चाहे हम ताली बजाएं या हथौड़े से घंटी बजाएं या जो भी हो, ठीक है। तो समझ गए यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके लिए यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। S8 का मूलतः द्रव्यमान क्या है? S मतलब होता है क्या, सल्फर। व्हाट? जी हाँ, सल्फर। तो इसका द्रव्यमान कितना होता है, आणविक द्रव्यमान? तो 32 होता है। यहाँ पर S8 बोला है, यानी कि 8 को हो जाएगा, तो 8 को 32 से गुना कर दो, 256 यू आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 यू हाइड्रोजन तथा 1 ग्राम हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो वो होता है 6.02 × 10⁻23 परमाणु होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है, Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। Na+, आप सबसे पहले मुझे ये बताओ Na मतलब होता क्या है? तो बोलोगे सर Na मतलब होता है सोडियम। बिल्कुल सही बात बोले, जी हाँ सोडियम ही होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलेंगे, Na में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो बोलोगे सर Na का सबसे पहले होता परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 11 हो जाती है इसकी परमाणु संख्या, होती है ना। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2,8,1 लिखेंगे। अभी इसका बात छोड़ दो, अभी मैं इसका बात कर रहा हूं, Na का, Na+ अभी भूल जाओ, ठीक है। अब क्या करा, ये अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है किसी को दे दिया। अब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब क्या, इस पर प्लस चार्ज आ गया ना। अब हम बात करेंगे Na+ की। Na+ का अर्थ होता है प्लस, मतलब ही वो किसी को इलेक्ट्रॉन दिया रहता है। अगर 1 प्लस है तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, उसके पावर में 2 प्लस है
अगर Na2+ होता तो 2 इलेक्ट्रॉन, हालांकि Na2 तो देता नहीं है, ठीक है, Ca2+ होता, Ca2 दो दे देता है। तो इस प्रकार उसके पावर में जितना प्लस उतना इलेक्ट्रॉन देता है, जितना माइनस उतना इलेक्ट्रॉन लेता है। तो Na1+ है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ही दे दिया। अब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? जी हाँ, 2,8 हो जाएगा। इसलिए Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का संयोजी इलेक्ट्रॉनिक संख्या, तो Na+ की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? Na+ की परमाणु संख्या 10 हो जाएगी। Na का होता है 11, लेकिन Na का प्लस का कितना हो जाएगा? 10। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2,8, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो दे चुका होता है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब होता है दोस्तों कि उसके बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है। तब खुद देख सकते हो, बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 8 हो जाएगा। चूंकि Na+ का पूछा है, अगर Na का पूछता तो बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन Na+ का कितना हो जाएगा? 8। अगला सवाल देखिए, मलेरिया नामक बीमारी किस मच्छर से काटने होते? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से हो जाती है मलेरिया। बच के रहना भाई साहब, बरसात का मौसम आ रहा है। 2 असंक्रामक रोगों के नाम लिखिए, ठीक है। तो 2 असंक्रामक रोगों का नाम, एक मधुमेह था, यहाँ पर धंधा नहीं घेंगा लिख सकते हो, ठीक है। चलो हृदय रोग लिख दिया, ठीक है, मधुमेह को ही हृदय रोग बोलता है। या फिर आप हाइपरटेंशन, बीपी, ब्लड प्रेशर लिख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे रोग है आप लिख सकते हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लैंप 10 सेकंड में 1000 जूल विद्युत ऊर्जा खपत करता है, इसकी शक्ति क्या है? तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? पावर, मतलब दिया क्या है? टाइम दे दिया दोस्त 10 सेकंड, ठीक है। कितना कार्य दिया है? 100 जूल का कार्य कर रहा है, सॉरी 1000 जूल का। तो वर्क बराबर 1000 जूल। हमको निकालना क्या है? शक्ति क्या है? पावर। पावर इक्वल होता है वर्क बटे टाइम। लिख सकते हो वर्क कितना है? तो 1000 जूल है वर्क, बटे टाइम कितना है? 10। तो 1010 कटिंग, तो 100 आंसर आ जाए यहाँ पर 100। तो आप लिख देना। इसके बाद नेक्स्ट में क्या? 100 वाट। वाट क्यों? क्योंकि शक्ति का सही मात्रक वाट होता है, ठीक है। या फिर इसका जूल पर सेकंड भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तरंग दैर्ध्य को परिभाषित कीजिए, इसे कैसे निरूपित किया जाता है, इसका ऐसा मात्रक लिखिए। तो देखिए, 2 क्रमागत संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी को, क्या 2 क्रमागत संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी को ही तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे लेमडा, ऐसे लेमडा को ब्रैकेट में ऐसा लिख देना, ठीक है। लेमडा को ब्रैकेट में ऐसा लिखना, कैसा? बस ऐसा करना और ऐसा, लेमडा को ऐसे सूचित करना। इसे लेमडा से सूचित किया जाता है और इसका ऐसा मतलब क्या होता है? मीटर होता है। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे ही मान लो यहाँ से कोई तरंग शुरू हुआ, ऐसे करके चला, फिर ऐसे करके चला, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये वाला दूरी, या फिर आप ये वाला दूरी, जो दूरी लेना है, ये क्या कहलाता है? तरंग दैर्ध्य कहलाता है। फिर यहाँ से लेकर आगे नेक्स्ट का दूरी क्या कहलाएगा? वो भी तरंग दैर्ध्य होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग किस में तो बोलेंगे? मीटर में बोलेंगे। समझ गए हो? अब चलेंगे हम लोग 12 नंबर सवाल की तरफ। तो चलिए 12 नंबर सवाल अब सॉल्व करते हैं। तो 12 नंबर सवाल देखो क्या बोल रहा है कि किसी तत्व के परमाणु में 11 प्रोटॉन तथा 12 न्यूट्रॉन है। सबसे पहले कितना दिया है? परमाणु में 11 प्रोटॉन, प्रोटॉन को लिख लो, प्रोटॉन दे दिया है 11 और न्यूट्रॉन दे दिया है कितना? 12। पर उस परमाणु का परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या और संयोजकता याद करें। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? परमाणु संख्या। देखो आप लोग सीरियल वाइज लिखना, जैसे एग्जाम में लिखता हूँ ऐसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? तो परमाणु संख्या हम जानते हैं, परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन की संख्या। तो परमाणु संख्या बराबर एक लाइन लिख देना, क्या? प्रोटॉन। अब यहां ऐसा लिखना, परमाणु संख्या बराबर लिखना क्या? प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या कितना है? 11। तो परमाणु संख्या हो गया 11। अब निकालना है क्या? द्रव्यमान संख्या। तो नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखना? द्रव्यमान संख्या, या फिर m बराबर लिखना, द्रव्यमान संख्या लिखो, ज्यादा बेटर होगा। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, दोनों को जोड़ दो। 11 + 12 जोड़ोगे तो आ जाएगा 23। हो गया काम इतना। अब क्या बोला है कि इसका संयोजकता, परमाणु संख्या कितना हो गया? 11। तो हम अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। बराबर क्या करेंगे? 2,8 10 और 11 हो गया, सॉरी 2,8, 1 हो गया इलेक्ट्रॉन विन्यास। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? तो इसका संयोजकता ज्ञात करें। संयोजकता मतलब क्या होता है? जो इसका बाहरी कक्ष में होता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो ना कि संयोजकता मतलब जितना इलेक्ट्रॉन वो किसी से लेता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, या फिर किसी को जितना दे देता है। तो अपना इलेक्ट्रॉन 1 है, 1 दे देगा, इसका संयोजकता 1 हो जाएगा। देखिए मैंने अलग अलग लाइन्स में बताया, पेजेस में बताया, लेकिन आप लोग एक साथ सीरियल वाइज इसको लिख लेना, ठीक है। ओजोन परत क्या है? इसके
पर इस परत के छिद्र होने के क्या कारण? तो देखिए, ओजोन परत एक ऐसी परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। सूर्य से जो भी हानिकारक पराबैंगनी किरण, खतरनाक किरणें आती है, उससे हमारी रक्षा करती है। ये एक परत है और इसके परत के छिद्र होने में के पीछे कुछ हानिकारक गैसें जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा अन्य हानिकारक गैसें भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यक स्थितियां बताएं। अच्छा स्वास्थ्य किसको बोलेंगे? तो देखिए, अच्छा स्वास्थ्य मतलब वह रोग मुक्त होना चाहिए, उसे कोई रोग नहीं होना चाहिए, वह हर प्रकार की चिंता से मुक्त हो। अब आप में चिंता है यार, तो उसे इससे आप रोगी हो, ठीक हो, तो रोगी से ही बड़ा है। वह सामाजिक तथा मानसिक परेशानियों से मुक्त हो और उसे किसी प्रकार की सामाजिक और मानसिक परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो वो रोग मुक्त है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, ये 5 नंबर सवाल वाला है कि इसमें से 3 प्रश्न का उत्तर देना आप लोगों को। जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखिए। दोस्तों यहाँ पर किया गया जो कार्य है इसके लिए एक अलग सा व्यंजक आएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला लिखा हूँ W=F×S। नेक्स्ट वीडियो एक आएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अगर मैं यहाँ समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अलग से एक वीडियो आएगा दिया गया कार्य पर, तो चिंता मत करो, वो वाला व्यंजक, कार्य का व्यंजक लिखने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यंजक आप देखो, यहाँ पर मैंने लिख दिया, लेकिन इसका जो प्रूफ करने, व्यंजक को सिद्ध करने वाला है, वो अलग से एक वीडियो में ला दूंगा। ठीक है, लेकिन इसका आंसर देख लीजिए क्या बोला कि विस्थापन दिशा में हो तो कार्य का व्यंजक इतना हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसका जो प्रूफ है वो भी आ सकता है, तो मैं अलग वीडियो में बता दूंगा। आगे देखो क्या है कि 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है। वेग को 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल मैं लोग को मुंह जुबानी बनवा दूंगा, लेकिन अभी सोचो, मैं हिंट देता हूं आप लोग इसको बनाना कैसे। आप लोगों को किया गया कार्य निकालना है। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल का एक स्पेशल सीरीज भी लाऊंगा, अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बोलना। देखो क्या है, आपको दिया गया है, सबसे पहले द्रव्यमान लिख देना m बराबर 1500 kg है। नेक्स्ट बोला है कि एक कार इतना किलोमीटर वेग से चल रही है और वेग को इतना किलोमीटर बढ़ाती है, मतलब प्रारंभिक वेग, मतलब u कितना है उसका 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये देखो किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। किसमें? मीटर प्रति सेकंड। तो आपको पता है 30 को मीटर प्रति चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। 5/18 से गुना करके जो भी बट्टा में आएगा आप लिख देना वो मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यू निकल जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, भी कितना दिया है देख लो, भी दे दिया है 60, तो इसको भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको भी जब आप मीटर में चेंज करोगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 60 को 5/18 से गुना कर देना, काट कूट के ये भी मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। लेकिन हाँ, याद रखना बट्टा में ही रखना। ठीक है, कैलकुलेट करने में आसानी होगा। अब बात रही कार्य निकालने का, तो कार्य बराबर आप ऐसा करना, कार्य बराबर होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए चल रही है मतलब उसमें कौन सा ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। ठीक है, तो कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में बदलाव, मतलब हाफ m v स्क्वायर और माइनस हाफ m u स्क्वायर कर देना। बस कैलकुलेट करना, आपका आंसर आ जाए। कमेंट में सभी लोग आंसर बोलना कितना होगा, मैंने हिंट दे दिया, बस आप कैलकुलेशन करना है, इतना तो कर ही लोगे। फिर भी अगर नहीं बनता है दोस्तों तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगा अलग से, वैसे न्यूमेरिकल का स्पेशल वीडियो आएगा, उसमें चिंता मत करो, सारा चीज बताया जाएगा। अगला सवाल है, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में 3 अंतर लिखिए। तो देखिए अनुप्रस्थ तरंग में आप ऐसा करके लिखना, अनुप्रस्थ तरंग एक तरफ लिखना और एक तरफ अनुदैर्ध्य तरंग लिखना। ठीक है, इधर अनुदैर्ध्य तरंग लिखना, मैंने अलग अलग पॉइंट वाइज लिख दिया। अनुप्रस्थ तरंग क्या है? अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होता है। क्या होता है? माध्यम का जो कण होता है वो तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होता है, मतलब जिस तरफ बढ़ रहा है उसका लंबवत होता है। अनुप्रस्थ तरंगे ठोसों तथा द्रवों के ऊपरी सतह में उत्पन्न होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंग एवं गर्तों के रूप में संचित होता है। ऐसे देख लो, ये है ठोस और द्रव। आप देखो पानी को, कभी देखो पानी ऐसे ऐसे चलती है, देखो कभी, तो ये क्या है? एक तरह से अनुप्रस्थ तरंग ही है ना, तो जस्ट वो ऊपर में होता है, अंदर में ऐसा नहीं होता, खाली ऊपर में ये वाला हलचल होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंगों एवं गर्तों के रूप में संचित होती है। इसको बोलता है श्रृंग, इसको बोलता है गर्त। ये श्रृंग हो गया और ये हो गया गर्त। ठीक है, तो इसके रूप में संचित होती है। अनुदैर्ध्य तरंगे देख लीजिए, अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। ठीक है, ये अनुदैर्ध्य तरंग कैसे होता है? ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता है, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे कंपन करता है। ठीक है, ऐसे करके आगे बढ़ता है। ठीक, तो ये हो गया अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में संचरित होती है। ठीक है, जबकि अनुप्रस्थ तरंगे गैसों में नहीं होती है। अनुदैर्ध्य तरंगे संपीड़न एवं विरलनों के रूप में संचरित होते हैं। संपीड़न और विरलन मतलब क्या? देखो जहां पर बहुत ज्यादा है, क्लोज है, वहां संपीड़न हो गया, और जहां हल्का हल्का है, ठीक है, इस प्रकार से, तो वहां विरलन हो गया, इस प्रकार से आगे बढ़ती है। गॉट इट?
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में संबंधित आवृत्तियों का परास क्या है? तो अपसरभ्य मतलब क्या? जिस 20 हर्ट्ज से कम, ये कम होता है। हम लोग का मानव कान का श्रव्यता परास क्या है? 20 किलो हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, मतलब 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो अपसरभ्य मतलब क्या? अपसरभ्य बोलिए, अपसरभ्य बोलिए, अपसरभ्य बोलिए। ठीक है, तो ये 20,000 हर्ट्ज से कम हो जाएगा। और पराश्रव्य ध्वनि का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा। ओके, रदरफोर्ड का नाभिक मॉडल क्या है? तो देखिए, रदरफोर्ड का नाभिक मॉडल, परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। नहीं, परमाणु का धन क्या होता है? देखिए, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। ये किसने कहा था? रदरफोर्ड ने कहा था। रदरफोर्ड ने फिर क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नाभिक, मान लीजिए नाभिक है, ये इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना से में काफी कम होता है। जो नाभिक का आकार होता है परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। ये रदरफोर्ड की बातें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कमियां थी? नील्स बोर उन कमियों को दूर करने के लिए क्या नया मॉडल बनाया? तो देखिए, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक में चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर, मान लीजिए ये नाभिक है, अब इलेक्ट्रॉन क्या, ये चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ऐसे करके चक्कर लगा रहा है। अब बताइए, कोई भी चीज जब चक्कर लगाए चारों तरफ, तो उसमें एनर्जी डाउन होगा ही, ऊर्जा विमुक्त होगा ना, ऊर्जा निकल जाएगा। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये स्लो हो जाएगा और लास्ट में नाभिक में जाके गिर जाएगा, जो कि बहुत बड़ा दिक्कत वाला बात हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर क्या देखिए क्या है कि चक्कर लगाते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन वृत्त कक्षा में घूमते हुए अस्थायी नहीं बने रहेंगे, क्योंकि परिक्रमा के दौरान विकिरण के रूप में क्या ऊर्जा मुक्त करेंगे, ऊर्जा लॉस करेगा और वे नाभिक में खींच चले जाएंगे। जब ऊर्जा मुक्त होगा तो क्या धीरे धीरे नाभिक को चल जाएंगे, अभी मैंने दिखाया, और नाभिक से क्या कर जाए? टकरा जाएंगे। और ऐसी स्थिति में परमाणु अधिक अस्थिर हो जाएगा। ठीक है, ब्लास्ट हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। लेकिन परमाणु तो क्या, परमाणु उदासीन हो, मतलब परमाणु क्या बिल्कुल स्थिर रहता है ना। तो वो चीज है, मतलब क्या धीरे धीरे वो नाभिक में गिर जाता है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना। तो इसलिए ये क्या, ये उसका फॉल्स था, ये उसकी सीमित सीमाएं थी, मतलब गलत था। नील्स बोर ने क्या दिया? वो देखिए, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ ही निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं। उसने क्या कहा कि नाभिक है, ठीक है, अलग अलग कक्षाएं होती है, जैसे के हो गया, एल हो गया, और इसी निश्चित कक्षा में ही ये चक्कर लगाता है। और जब चक्कर लगाता है तो ऊर्जा लॉस नहीं करता है। क्या, जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, मतलब ऊर्जा नहीं निकलता है। तो बस हो गया काम खत्म। आगे देखो 18 नंबर, संक्रामक रोगों के फैलने से रोकने के लिए विद्यालय में कौन कौन सी सावधानी आवश्यक है? तो देखिए, निम्नलिखित सावधानी आवश्यक है। खांसते हो, छींकते समय, ठीक नहीं छींकते होगा, रुमाल का उपयोग करके, विद्यालय परिसर को स्वच्छ रख के, स्वच्छ पानी का उपलब्ध करवा, स्वच्छ जल, पीने जल का उपलब्ध करवाकर, वैक्सीन या टीका लगाकर, टॉयलेट को साफ सुथरा। आप खुद भी अपने दिमाग से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाइट्रोजन चक्र आरेख चित्र बनाते हुए व्याख्या करें। मैंने आप लोगों को, मैं अभी चित्र भी दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, अभी बस ये वाला देख लीजिए क्या है। देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होता है, सबको पता है। वायुमंडल ही नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत है, क्योंकि 78% जब वायुमंडल में होगा तो और कहाँ स्रोत होगा? यही तो मेन स्रोत है। लेकिन जीव वायुमंडल के इस नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं कर सकता। आप ऐसा कर सकते हो, चलो मुंह खोला और नाइट्रोजन आपके मुंह के अंदर चला गया, ऐसा तो होता नहीं है ना, ऐसा नहीं होता है। नाइट्रोजन को आप सीधे ग्रहण नहीं कर सकते, तो कैसे खाते हैं सर? हम नाइट्रोजन कैसे मिलता है? तो देखो, केवल कुछ जीवाणु, जल व भूमि में रहने वाले नील हरे शैवाल तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव, जैसे राइबोजियम होता है, ठीक है, नाइट्रोजन का सीधा उपयोग कर सकते हैं। कुछ पेड़ पौधे के जड़ों में दोस्तों कुछ होता है इस प्रकार से, ठीक है, उसमें जीवाणु होता है राइबोजियम नाम का, वो क्या करता है? वातावरण से नाइट्रोजन को लेता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मतलब नाइट्रोजन को स्थिर करना, वायुमंडल से इधर उधर घूम रहा है, वहां से लेकर के नाइट्रोजन को अपनी जगह पर रखना। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ विशेष पेड़ पौधे ही होते हैं जो इस कार्य को कर सकते हैं, सभी नहीं कर सकते हैं। पौधे नाइट्रेट आयन यानी कि NO3 को एमिनो समूह में बदलते हैं, जिससे पौधे जमीन से ग्रहण करते हैं। पौधे से नाइट्रोजन शाकाहारी प्राणियों और उनमें मांसाहारी प्राणियों की तरह में पहुंचते हैं। और पौधे को क्या, जब कोई हम लोग खाते हैं साग सब्जी, जानवर खा लेते हैं, तो उनमें से नाइट्रोजन पौधों के द्वारा उसमें चल जाते हैं। जल एवं भूमि में उपस्थित नाइट्रेट भी नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत। जल और भूमि में भी कुछ भाग नाइट्रेट का उपस्थित होता है, नाइट्रोजन तो भी नाइट्रोजन का स्रोत है। पौधे नाइट्रेट का अवशोषण करके उन्हें एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन में बदलते हैं। पौधे जो क्या कर रहे हैं, जो नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं नाइट्रेट का, उसको एमिनो अम्ल में बदलकर प्रोटीन में बदल देते हैं। इसलिए तो बोलता है ना कि इस साग से जो प्रोटीन है इसको खाओ, क्यों? वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके प्रोटीन बना लेता है, जिन्हें प्राणी ग्रहण कहते हैं। और मृत पेड़ पौधे व जंतुओं के शरीर में स्थिर नाइट्रोजनी कार्बोनिक पदार्थ तथा उत्सर्जित पदार्थों पर जीवाणु क्रिया करके उन्हें पुनः नाइट्रेट में बदल देते हैं, जिन्हें पौधे पुनः ग्रहण करते हैं। यह चक्र पुनः चलता रहता है। ठीक है, इसका और भी डिटेल वीडियो मैं लाऊंगा फिगर के साथ, और फिगर अभी देख लीजिए आप लोग क्या है फिगर, ठीक है, और ये आप लोग का यहाँ पर समाप्त होता है। चलिए मैं फिगर दिखाता हूँ।
चलिए फिगर क्या है वो देख लीजिए। तो ये दोस्तों आप लोगों का फिगर कुछ इस प्रकार से आप लोग देख लो, मैं थोड़ा सा आप लोग समझा दूं तो ये वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन है। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन क्या था, वायुमंडल नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नील हरित शैवाल उसको ग्रहण करता है और जीवाणु तथा इस जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन को स्थिर किया जाता है और नाइट्रोजन यौगिकों में बदल दिया जाता है। उसके बाद ये जो नाइट्रोजन क्या है, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक बन जाते हैं और वो पेड़ पौधे में चले जाते हैं, फिर हम लोग उसको खाते हैं। देखिए उसके क्या होता है, पेड़ पौधों द्वारा अब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, जमीन में नाइट्रोजन है उसको जंतुओं द्वारा पौधों को खाना मिलता है, तो जंतुओं द्वारा पौधों को खाना, फिर उस जो पौधे होते हैं जंतु हम खा लेते हैं, हम लोग भी खाते हैं पेड़ पौधे को। उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन का अपशिष्टीकरण, फिर जिसे हम लोग खा लेते हैं, फिर जो मल मूत्र त्यागता है जीव जंतु, फिर उसके द्वारा फिर से नाइट्रोजन जमीन में पहुंच जाता है। तरंगदैर्घ्य को परिभाषित कीजिए, इसे कैसे निरूपित किया जाता है तथा इसका ऐसा मात्रक लिखिए। तो देखो तरंगदैर्घ्य मतलब वेवलेंथ होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, और इसका ऐसा मात्रक ऐसा यूनिट लिखने बोला है। तो देखो दो क्रमागत संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। ठीक है, दो क्रमागत मतलब इस प्रकार आप लोग मान लीजिए कोई कण वाइब्रेट हो रहा है, इस तरह से कंपन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर पूरा सामने सामने है, फिर क्या हो गया, इस वक्त अब दूर दूर है। ठीक है, अब फिर अगर सामने सामने हो गया तो दो क्रमागत संपीड़नों और विरलनों मतलब जो सामने सामने है, ठीक है, और जो दूर दूर है उसके बीच का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। और इसे हम लोग लेमडा होता है, इस प्रकार से लेमडा लिख देना या फिर ऐसा दिखा देना, इसे हम लोग लेमडा से सूचित किया जाता है। और इसका ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर होता है। और अगर ऐसा भी आप लोग देखो इस प्रकार, ठीक है, एक रेखा है ये वाला, तो ये वाला यहाँ से लेकर के आप देख सकते हो यहाँ तक की से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। या फिर आप ये वाला भी लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं। फिर यहाँ या फिर यहाँ से लेकर के पूरा एक यहाँ तक का इसको वेवलेंथ बोलते हैं, समझ रहे हो। तो ये हो गया, तो बस आप याद रखना दो क्रमागत संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य बोलते हैं और इसे इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। इसे हम लोग लेमडा से सूचित करते हैं। लेमडा का साइन देख लो, ऐसे करके ऐसे कर देना, लेमडा हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, उन कारकों का उल्लेख कीजिए जिन पर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा भाई साहब, जी हाँ, जिससे आप लोग देखते हो कोई पूरा तेज से दौड़ के आ रहा है ना, तो उसमें कौन सा गति है, गतिज ऊर्जा है। कोई बाइक चल रहा है रेस में, उसमें कौन सी है ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। मतलब अगर किसी भी वस्तु में गति है भाई साहब, तो भैया उसमें गतिज ऊर्जा है, समझ रहे हो। तो देखो क्या है, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। अब आप ही दौड़ कर जाओगे, किसी को धक्का मार दोगे, तो आप में गतिज ऊर्जा है, जिसके कारण किसी और में को चोट लगी। बॉल आता है ना, तेजी से क्रिकेट खेलते हो ना, एकदम बड़े मस्त से खेलते हैं सर, छक्का चौका मारते हैं, तो बॉल में को जब मारते हो छक्का के लिए, तो जितनी जोर से मारते हो उतना ज़्यादा उसमें गति जाता है, उतना दूर जाता है ना, तो उतना ज़्यादा उसमें गतिज ऊर्जा चली जाती है। इसीलिए तो बस याद रखना, किसी वस्तु की गति जो होता है उसी के कारण उसमें जो ऊर्जा उपस्थित होती है उसे हम लोग गतिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, और गतिज ऊर्जा दो कारकों पर निर्भर करती है। किस पर, पहला वस्तु की गतिज ऊर्जा निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। हाँ, किस पर, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना, हाफ एम भी इसका जो है ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। ठीक, तो पहला क्या कारक हो गया, तो पहला हो गया दोस्तों एम। ठीक है, किस पर निर्भर करता है, वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु की गति। जैसे हाफ एम भी स्क्वायर है ना, ये होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। तो एक हो गया एम, एक हो गया भी। एम मतलब द्रव्यमान और भी मतलब वेग। तो वस्तु की गति या फिर वस्तु की वेग बोल सकते हो। ठीक है, और वस्तु का द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करता है गतिज ऊर्जा। समझ गए, फॉर्मूला याद रखना, वहीं से देख के बोल दो कि एम और वी है मतलब द्रव्यमान और वेग। अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यक स्थितियां बताइए, मतलब अच्छा स्वास्थ्य है इसके लिए किस प्रकार का शरीर होना चाहिए। तो देखो अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यक स्थितियां क्या क्या है, देखो वह रोग मुक्त हो, मतलब उसे रोग नहीं होना चाहिए। रोग मुक्त मतलब क्या, उसे रोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल निरोग होना चाहिए वो हर प्रकार की चिंता से मुक्त हो। और ये तो अभी सबसे बड़ा रोग है मनुष्य का ना, कि टेंशन, चिंता, तनाव, ये सबसे बड़ा रोग है और यही सारे रोगों का जन्मदाता है, क्या, चिंता। तो वो हर प्रकार की चिंता से मुक्त होना चाहिए। वह सामाजिक तथा मानसिक परेशानियों से भी मुक्त हो। ठीक है, इस प्रकार की सामाजिक और मानसिक परेशानी हो। ठीक है, मेंटल जैसा नहीं करे, पागल जैसा, तो भी वो फिर रोगी कहलाएगा। तो उससे भी वो मुक्त होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ में है, और ये सारा चीज़ रहेगा तो बोलोगे हाँ चलो भाई साहब ये स्वस्थ है। ठीक है, टीकाकरण क्यों आवश्यक है, वाई वैक्सीनेशन इज नेसेसरी। बोले सर टीका हम लगाए हैं वैक्स कोरोना का, तो क्यों लगवाए हो भाई साहब, वायरस से बचने के लिए ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्ड करने के लिए। तो देखो टीकाकरण क्यों आवश्यक है, हमारे शरीर में किसी बीमारी के प्रति लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो दवा दी जाती है उसे ही टीका या वैक्सीन कहते हैं। समझ रहे हो क्या बोल रहा है, हमारे शरीर में किसी बीमारी के प्रति लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो दवा हमें दी जाती है उसे ही टीका या वैक्सीन कहते हैं। जैसे मान लो किसी को कोरोना हुआ है, अब उसे जो वैक्सीन या फिर जो उसे दवा दी जा रही है, ठीक है, जो सुई उसमें फोड़ा जा रहा है, ठीक है,
तो उससे क्या, वो कोरोना मारने की दवा नहीं है, ठीक है, वो कोरोना के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देते हैं। हाँ अब चलो, अब भाई साहब अब और कोरोना कोई वायरस आएगा तो उससे वो लड़ लेगा, समझ रहे हो, इस प्रकार से कि वो कोरोना के प्रति क्या हो जाता है, सचेत हो जाता है हमारा शरीर कि हाँ चलो इस टाइप का भी कोई वायरस है, ठीक है। और कोरोना जैसे बीमारी के लिए, कोरोना जैसे बीमारी के लिए हमारे शरीर में रोग क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। मतलब कोरोना का वायरस आपको अटैक तो करेगा, पर वो आपको में इफेक्ट नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो। आपके शरीर में इतना रोग प्रतिरोधक क्षमता है कि वो कोरोना वायरस को मार गिरा सकता है, ठीक। तो ये चीज है, उसे ही टीका वैक्सीन कहते हैं। वैक्सीन को किसी भी रूप में हमारे शरीर में भेजा जाता है, जैसे हो सकता है वो आपको दवा खिलाई जाए, पिलाई जाए, या फिर इंजेक्शन भोंक दिया जाए समझ रहे हो, माध्यम से आपके शरीर में डाली जाए। तो ये चीज है, इस प्रकार हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए टीकाकरण आवश्यक है। तो मेन आवश्यक क्या कारण है कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए टीकाकरण आवश्यक है, और बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, बहुत बच्चों को इसमें डाउट होता है। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो, व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन को कुछ जीव सीधे ग्रहण करके उसे नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं। क्या करता है, वायुमंडल की जो मुक्त नाइट्रोजन होता है, मतलब सर मुक्त मतलब क्या, मतलब हवा के साथ रहता है ना, बोलते हैं ना वायु में 78% नाइट्रोजन है हमारे वातावरण में, ठीक है, तो उसी को बोलता है मुक्त नाइट्रोजन। तो कुछ जीव ऐसा होता है उसको ग्रहण करके और उसे नाइट्रोजन यौगिकों जैसे नाइट्रेट में बदल देते हैं। अब पौधे ये नहीं करते हैं ना, पौधे के जो पत्ते होते हैं या फिर पौधे क्या करते हैं, वो डायरेक्ट वातावरण से नाइट्रोजन को वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ चलो हम लोग मुंह खोलें और नाइट्रोजन हम लोग के मुंह में अंदर घुस गया, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। नहीं तो बोलोगे सर हम लोग मुंह खोलेंगे और मुंह खोल के सक कर लेंगे तो हम लोग का नाइट्रोजन अंदर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नाइट्रोजन किसी रूप में, किसी फॉर्मेट में, किसी में मिला हुआ होता है, ठीक है। तो ये चीज है, क्या होगा देखो, वायुमंडल की जो मुक्त नाइट्रोजन को कुछ जीव, कौन सा जीव, ये वाला जीव, यहाँ पर रुको, ये वाला जीव राइबोजियम, ठीक है, कुछ जीव क्या करता है, सीधे ग्रहण करके उसे नाइट्रोजन यौगिकों मतलब नाइट्रेट में बदल देते हैं, और इसी क्रिया को बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। मतलब नाइट्रोजन को स्थिर करता है। नाइट्रोजन भाई साहब इधर उधर घूम रहा है, उसको पता नहीं मिल रहा है, तो कुछ जीव होता है उसको स्थिर कर देता है, मतलब उसको नाइट्रेट में बदल देता है। और क्या करता है, यह नाइट्रोजन यौगिक, यह जो नाइट्रोजन यौगिक बन जाता है यानी नाइट्रेट जो बन जाता है, फिर पादपों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अब क्या होता है, अब ये जो जीवाणु है, ये जो राइबोजियम है, राइबोजियम क्या करता है, वो नाइट्रोजन वायु से लेता है, मतलब वो कोई कोई पौधों में होता है, ठीक है। वो जीवाणु क्या रहता है, मिट्टी में रहता है, समझ रहे हो। तो वो क्या करता है, वातावरण से नाइट्रोजन ले लिया और उसको नाइट्रेट में बदल दिया। अब मिट्टी से पौधे क्या करते हैं, उस यौगिक को अवशोषित कर लेते हैं, समझ रहे हो, तो अवशोषित कर लेते हैं। और ये जो क्रिया है ना कि जो जीवाणु क्या करते हैं, नाइट्रेट में बदल देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्थिरीकरण। कौन सा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और यह नाइट्रोजन यौगिक फिर पादपों के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं, बस हो गया। और यह प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, राइजोबियम जीवाणु के द्वारा। पूछा जाता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन से जीवाणु के द्वारा होता है, तो याद रखना राइजोबियम जीवाणु के द्वारा, समझ रहे हो। अगला सवाल है हमारा कि ओजोन परत क्या है, इस परत में छिद्र होने के क्या क्या कारण है। तो देखो, ओजोन परत एक ऐसी परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, ठीक है। ओजोन परत एक पृथ्वी, ये हम लोग का पृथ्वी है, एक ऐसा लेयर बनाया हुआ है, ठीक है, ओजोन का, जिसको इसका फॉर्मूला होता है O3, याद रखना ओजोन का, ठीक है। ताकि सूर्य से, यहाँ मान लो सूर्य से पूरा रोशनी कोई आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या, इसको रोक लेती है, जो हानिकारक परावैंगनी किरणें हैं उसको यहीं पर रोक लेती है, और जो बाकी अच्छी किरणें उसको हमारी पृथ्वी तक आने देती है, ठीक है। ये क्या, ये पृथ्वी है, समझ रहे हो। और ये है ओजोन लेयर। तो क्या करता है, ओजोन परत एक ऐसी परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, मतलब कह सकते हो ये हमारे लिए एक कवच का काम करती है ना। इसके परत में छिद्र होने के पीछे कुछ हानिकारक गैसें, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसमें मेन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC भी बोलते हैं, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 तथा अन्य हानिकारक गैसें हैं इसके छत्ती के पीछे, ठीक है। कौन सा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सबसे मेन याद रखना CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, गॉट इट, ये चीज है। अगला सवाल है, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग को परिभाषित करिए। तो इसका आप लोग चलिए परिभाषित मतलब दोनों में अंतर बोल देना है, क्या क्या है देखो। तो सबसे पहला हम अनुदैर्ध्य तरंग की बात करें यहाँ पर पहले। अनुदैर्ध्य तरंग क्या है, देखो अनुदैर्ध्य तरंग दोस्तों, ये माध्यम के कण के तरंग के, अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा में कंपन करती है। याद रखना, ये तरंग के संचरण की दिशा, मतलब जिधर तरंग जाता है उधर ही इसके कण होता है, जाता है, समझ लो। अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम में संचरित होती है, और ये जो होता है ठोस में, द्रव में, गैस में, तीनों माध्यम में होता है।
और अनुदैर्ध्य तरंगे संपीड़न एवं विकिरण के रूप में संचरित होती है। मान लीजिए संपीड़न मतलब एक साथ बहुत सारे हैं, ऐसे 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 सामने 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 सामने, और कहीं कहीं बहुत खाली खाली है, ठीक है। तो ये जो सामने सामने इसको बोलते हैं संपीड़न, जो दूर दूर है इसको बोलता है विकिरण में, ठीक है, इस रूप में जाता है। और हम लोग इसकी बात करेंगे अनुप्रस्थ का। तो देखो अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। किसके लंबवत, ठीक है, मतलब तरंग इधर जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, फिर ये नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, इस प्रकार से, समझ रहे हो। देखो ऊपर जा रहा है कभी, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, ठीक है। तो क्या एक्चुअली में तरंग किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, लेकिन कण की दिशा क्या है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी ऊपर तो कभी नीचे। मतलब क्या हो रहा है, लंबवत हो रहा है ना, समझ रहे हो। अनुप्रस्थ तरंगे ठोस तथा द्रवों के ऊपरी सतह में उत्पन्न होते हैं। और अनुप्रस्थ तरंग क्या, ठोस और द्रव के ऊपरी सतह में। किसी रस्सी का फैला दो, देखो तो रस्सी का आकार ऐसे ऐसे हो जाता है। या फिर कभी पानी के ऊपर वाला भाग देखो, इस प्रकार से पानी भी इस प्रकार से मूव करती है, कभी कभी जब बाढ़ आता है इस प्रकार से पानी जाती है, तो वहीं पर से बनता है, ठीक है, ठोस में और द्रव में। गैस में ये चीज नहीं होता है। अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंगों एवं गर्त के रूप में संचरित होती है। मतलब क्या, देखो ये हो गया श्रृंगो और गर्त, ये ऊपर वाला को बोलते हैं श्रृंग, और नीचे वाला जो आ गया इसको बोलते हैं गर्त। फिर श्रृंग गया, फिर गर्त, फिर श्रृंग, फिर गर्त, इस प्रकार से। गॉट इट। और दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है। थॉमसन ने क्या कहा था भाई साहब, तो उन्होंने बोला था परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है जिसका निर्माण प्रोटॉन से मिलकर होता है, ठीक है। परमाणु क्या होता है, एक धनावेशित गोला होता है जिसका निर्माण जो होता है प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, और ऋणावेश युक्त इलेक्ट्रॉन इसमें बिना किसी विशिष्ट विन्यास के धसे होते हैं। मतलब इस प्रकार से ये है क्या, ये एक धनावेशित गोला है और इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं इसमें तरबूज में बीज के जैसा धंसा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से बोला था कि हाँ इस प्रकार से हमारा परमाणु होता है कि ये पूरा प्लस धनावेशित गोला है जिसमें कहीं कहीं माइनस चार्ज है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है जिसका निर्माण प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, और ऋणावेश युक्त इलेक्ट्रॉन इसमें बिना किसी विशिष्ट विन्यास के धसे होते हैं। आप कह सकते हो कि जो ऋणावेश युक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें धसे होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, बिना किसी विशिष्ट विन्यास के नहीं भी लिखो तो चलेगा। कि प्रतिरक्षीकरण क्या है देख सकते हो। तो देखो क्या प्रतिरक्षीकरण, जब किसी वैक्सीन के टीके का उपयोग करके शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवों को मारकर या उनके प्रवेश पर रोक लगाते हैं तो इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। मतलब क्या होगा, आप लोगों को पता होगा कोरोना वायरस आया था, उसमें वैक्सीन दिया जा रहा था ना, टीका दिया जा रहा था, तो उसमें क्या एक्चुअली में वो कोरोना का ही एक रूप उसमें अंदर डाला जा रहा था, कोरोना वायरस ही डाला जा रहा था, ठीक है। उनके प्रवेश पर रोक लगाते हैं, देखो शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवों को मारकर या उनके प्रवेश पर रोक लगाते हैं। टीका मतलब क्या होता है, उसी जो कोरोना वायरस जैसा है उसी का जैसा सैंपल शरीर के अंदर डाला जाता है ताकि हमारा शरीर का जो मतलब रोग पहचानने का क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो उसको पहचान ले उस वायरस को, और उसी प्रकार का कोई वायरस हमारे शरीर में जब इंटर करे दिखाई तो सीधा उसको मार दे और खत्म कर दे। तो यही काम होता है टीके का, समझ रहे हो। तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास करने की प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। क्या बोल रहा है, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास करने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षीकरण या फिर इम्यूनाइजेशन। आप लोग तो बोलते थे ना कि कोरोना में कि इम्यूनिटी पावर बढ़िया होना चाहिए, इम्यूनिटी पावर बढ़िया होना चाहिए, तो वही है मतलब जो है प्रतिरक्षीकरण, ठीक है, कि इम्यूनाइजेशन, हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़िया होना चाहिए, ठीक। तो वही चीज़ जो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है उस रोग के प्रति। कोरोना वायरस है तो कोरोना, अब ये नहीं कि कोरोना वायरस का वैक्सीन दे दिया मतलब वो दूसरे वायरस पर भी काम करेगा, नहीं, क्योंकि वो सिर्फ कोरोना वायरस को पहचानेगा, ठीक है। जो वैक्सीन कोरोना का दिया जाएगा, अब कोरोना वायरस अगर आएगा तो उसको पहचानेगा, ठीक है, बाकी दूसरा वायरस आएगा तो उसको नहीं पहचानेगा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। तो प्रतिरक्षणकरण मतलब क्या है कि शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास करने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग प्रतिरक्षीकरण यानी कि इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। अगला सवाल है जल प्रदूषण के 3 कारण बताएं। तो जल प्रदूषण का 3 कारण आप लोग देख सकते हो क्या क्या है। पहला है औद्योगिक कारण, दूसरा घरेलू कारण, और तीसरा है कृषि कारण। तो औद्योगिक कारण क्या है, उद्योग से निकले हुए रसायन विभिन्न नदी नालों में मिल जाते हैं और जल को दूषित करते हैं। आपको पता है औद्योगिक मतलब अब कोई फैक्ट्री है वहाँ से तो आम बात है कि पानी निकलेगा ही। अब वही पानी जाके जोड़िया में मिलता है, नदी में जाके मिलता है, तो क्या उसमें बहुत तरह के रसायन केमिकल्स मिले होते हैं ना, तो जाके पानी को पूरा दूषित कर देता है। घरेलू कारण क्या है, घरेलू मतलब घर से जो कचरा पानी बहा देते हैं वो जाकर लास्टली तालाब में मिल जाता है या फिर जोड़िया में मिल जाता है, वही जाके आके नदी में मिल जाता है। मतलब वो भी क्या एक प्रकार से वो गंदगी फैलाता है, पानी को दूषित ही करता है ना। कृषि कारण, कृषि में देखो हम लोग खेतों में क्या करते हैं, कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, मतलब कीटाणुओं को मारने के लिए जो कीट होता है, ठीक है, उसको मारने के लिए कीटनाशक का यूज़ करते हैं। तो अब कीटनाशक का प्रयोग किया, बारिश हुआ तो क्या हुआ, अब वो पानी के साथ मिल गया और बह के सिर्फ तालाब में चला गया, जोड़िया में चला गया, तो उससे भी एक प्रकार का जल प्रदूषण होता है। समझ गए हो। आगे बढ़ो। 1 जूल को परिभाषित कीजिए, उस भौतिक राशि का नाम लिखिए, बताइए जिसका ऐसा मात्रक जूल है। बोल रहा 1 जूल क्या है,
और उस भौतिक राशि का नाम बोलना है जिसका ऐसा मतलब क्या है, जूल है। तो देखो जब एक जूल मतलब क्या, जूल किसे क्या ऐसा मतलब कार्य का, कार्य हम लोग जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है एफ क्रॉस एस, यानी कि बल गुने विस्थापन। अगर 1 न्यूटन का कार्य कर रहे हो कितना समय में, सॉरी कितना, तो 1 न्यूटन का कार्य एफ क्रॉस एस, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। कितना, 1 न्यूटन का बल लगा रहे हो और कोई वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जा रही है, 1 न्यूटन का बल लगा रहे हो 1 मीटर विस्थापित हो जा रही है, तो हम कहोगे कि 1 × 1 बराबर क्या होता है, 1, यानी कि कार्य 1 हुआ। एक क्या कार्य का होता है, जूल, ऐसा मतलब तो 1 जूल कार्य हुआ। तो कब कहोगे 1 जूल कार्य, जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने से 1 मीटर का विस्थापन होता है। मैं एक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एफ हमको क्या लाना है, सॉरी वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू एस होता है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू एस। अब एफ भी एक एस भी एक, तो 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समझ रहे हो, तो इसलिए 1 बोल रहे हैं। तो उसे 1 जूल कार्य बोलते हैं। और कार्य कैसा मतलब सभी को पता है, दुनिया जानती है, जूल होती है। संयोजकता किसे कहते हैं, किसी भी परमाणु की इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करने की जो क्षमता होती है, समझ रहे हो, कोई भी परमाणु हुआ अगर वो कितना इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है या फिर किसी को कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये जो क्षमता होती है ना दोस्त, ये जो क्षमता होती है इसे ही बोलते हैं संयोजकता, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में क्या 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में वो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, इसलिए इसकी संयोजकता क्या है, 1। अब हाइड्रोजन के बाहर में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, मतलब उसका क्या हो गया, संयोजकता ही। अब मान लो किसी के बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके 7 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, अरे नहीं भाई साहब 7 क्यों दे देगा, वो अपना अष्टक पूरा करेगा ना, अपना 8वां इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, तो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो फिर अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो इसके लिए कितना, 1 इलेक्ट्रॉन लिया ना, ये क्या क्या 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो लिया तो उसका संयोजकता क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला सवाल है समभारिक किसे कहते हैं, नाम में से ही पता चलेगा। समभारिक, भार मतलब भारिक मतलब भार, सम मतलब समान, मतलब समान भार। तो देखो क्या है, अलग अलग तत्वों के ये परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं, परमाणु द्रव्यमान या भार जो बोलना है यहाँ पर, ठीक है। अलग अलग तत्वों के ये परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं, लेकिन उनकी परमाणु संख्या अलग अलग होते हैं, समझ रहे हो। समभारिक में क्या होता है, परमाणु ऐसे बोलना क्या, इसमें परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं पर परमाणु संख्या अलग अलग होता है, ऐसे परमाणु को समभारिक बोलते हैं। ऐसे परमाणु, समझ लो फिर से सुनो, ऐसे परमाणु जिसका परमाणु द्रव्यमान समान होता है, क्योंकि समभारिक बोला है तो भार से द्रव्यमान याद रखना, तो ऐसे परमाणु जिनका परमाणु द्रव्यमान समान होता है उसे क्या बोलते हैं, समभारिक। परमाणु द्रव्यमान समान होता है पर परमाणु संख्या अलग अलग होता है, उसे बोलते हैं समभारिक। उदाहरण तरह का देख लो, एक क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों का परमाणु भार क्या है, 40 होता है। सॉरी यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन उदाहरण गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये उदाहरण आप मत मानना। आगे देखो, परमाणु के 3 अवपरमाणु कणों के नाम लिखिए। तो परमाणु के 3 अवपरमाणु कणों के नाम क्या होगा, अवपरमाणु कण क्या होता है, उसको तोड़ोगे तो मिलेगा, क्या मिलता है, 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है, 1 प्रोटॉन मिलता है और 1 न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर भाई 0 है, न्यूट्रल, कोई आवेश नहीं होता है। थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं थी, बहुत बढ़िया सवाल, और आप लोग एग्जाम के लिए भी सुन लो। थॉमसन के परमाणु मॉडल की निम्नलिखित सीमाएं, सीमाएं मतलब क्या, उसमें क्या खामियां थी, क्या क्या कमी थी, उसमें कमी ढूंढ के निकालो यार, लोगों को कमी ढूंढने में बड़ा मजा आता है ना। चलो थॉमसन के पास चलते हैं, थॉमसन के अंदर जो कमी था वो निकालते हैं। देखो, थॉमसन के परमाणु मॉडल के आधार पर रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं की जा सकती। रदरफोर्ड ने क्या, एक गोल्ड फॉयल लिया था, ठीक है, सोने की पत्ती, और उसमें से पूरा अल्फा रे पास किया था और बोला था कि बीच से कोई भी टकरा नहीं रहा है, ये इधर मुड़ जा रहा है, इधर मुड़ जा रहा है, इधर मुड़ जा रहा है, मतलब बीच में ऐसा कुछ है, ठीक है। तो बोला था बीच में नाभिक है, प्लस है। तो इसके आधार पर थॉमसन ने जो कहा था उसके आधार पर इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती थी। क्यों, क्योंकि देखो इस मॉडल के द्वारा यह नहीं समझा जा सकता था कि धन आवेश ऋण आवेश को किस प्रकार बांधे रखता है, और थॉमसन के जो मॉडल था उसमें ये नहीं समझा जा सकता कि धन आवेश जो है वो ऋण आवेश को किस प्रकार से बांधे हुए रखता है, और परमाणु के अस्थायित्व को समझने में यह असमर्थ रहा, परमाणु का अस्थायित्व। क्योंकि क्या बोला, देखो इस परमाणु मॉडल में कि नाभिक के बारे में कुछ स्पष्ट बताया नहीं गया है, ठीक है। थॉमसन ने के बारे में क्या कहा था, इस मॉडल में परमाणु के नाभिक के बारे में कुछ नहीं बताया था कि हाँ चलो प्लस नाभिक है, नाभिक पर धनावेश होता है जो बीच में उपस्थित है, ऐसा कुछ नहीं बताया था वहाँ पर, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है आप लोगों का। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की सीमाएं देख लो, थॉमसन या रदरफोर्ड दोनों में से कोई एक सवाल आ सकता है। तो देखो रदरफोर्ड ने क्या क्या गलत किया था या फिर क्या उसकी सीमाएं थी। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं कुछ इस प्रकार है। रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, क्या बोला, चलो भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, नाभिक बीच में है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं ऐसे करके, ठीक।
लगाते रहते हैं। अगर ऐसा होता, समझ रहे हो, चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और अगर ऐसा होता तो इससे परमाणु के अस्तित्व को नहीं समझा सकता। मतलब परमाणु स्टेबलिशमेंट को ही समझ नहीं सकते हो। देखिए हाँ, परमाणु एग्जिस्ट भी करता है, क्यों नहीं समझ सकते, देखो क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन पूरी वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगा रहा होता है, ऐसे घूम 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 घूमता, तो चक्कर लगा तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन करता, मतलब क्या, ऊर्जा लॉस करता। अब हर कोई ऐसे ही हमेशा घूमता थोड़ी रहेगा भाई साहब, आप घूमोगे तो कुछ देर बाद आप भी थक के गिर जाओगे। तो उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन से भी ऊर्जा मुक्त होती, ऊर्जा निकल रही है, तो कुछ देर बाद वो भी थक कर गिर जाता। ठीक है, और कहाँ पर गिरता, बीच में, नाभिक में। और समझ लो, जब उस प्रकार इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक में गिरता तो विस्फोट होता, मतलब फिर परमाणु का अस्तित्व तो नहीं रहता। तो इसी वजह से बोल रहा है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगाते ही ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और अंततः इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इस बात को रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। तो ये था दोस्तों इसका मॉडल, समझो। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार से होता है, यह भी इसमें नहीं समझाएगा। नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन का वितरण की हर एक कक्षा में एक के होता है, एल होता है, एम होता है, एन होता है, ये भी नहीं बताया था रदरफोर्ड ने, इसलिए इसका ये फेल हुआ था, और रदरफोर्ड का भी फेल हुआ था। ठीक है, तो परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी, यानी कि परमाणु संख्या निकालने बोला है। ठीक है, तो याद रखना, किसी भी तत्व का परमाणु संख्या यानी कि उसमें जो प्रोटॉन उपस्थित होता है ना नाभिक में, वही होता है। मतलब कह सकते हो प्रोटोनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या, तो ही लिखे हैं परमाणु संख्या बराबर प्रोटोनों की संख्या। और प्रोटोनों की संख्या कितना है भाई साहब, तो यहाँ देख सकते हो प्रोटोनों की संख्या भी 8 है, तो इसलिए हमारा परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, जी हाँ दोस्त, 8 हो जाएगी। समझ रहे हो। परमाणु का आवेश क्या होगा, तो आवेश किस पर डिपेंड करता है, आवेश मतलब चार्ज, कि धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है आप लोग जानते होंगे, तो बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन में तो नेगेटिव चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है। और प्रोटॉन में, तो बोलोगे सर प्रोटॉन में धन आवेश होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब देखो कि कितना इलेक्ट्रॉन है, तो बोलोगे सर 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 8 को नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, और प्रोटॉन कितना है, तो बोलोगे सर प्रोटॉन भी 8 को है, 8 को पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो बताओ 8 को माइनस हुआ और 8 को प्लस हुआ, तो फाइनली चार्ज कितना होगा, तो बोलोगे सर ये तो बच्चा वाला है, 0 होगा। तो बिल्कुल चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं, यानी कि न्यूट्रल रहेगा। तो इसलिए आवेश बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8, प्रोटोनों की संख्या भी 8, तो आवेश भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। याद रखना, अगर प्रोटोनों की संख्या ज्यादा होता, ठीक है, मान लो प्रोटोन की संख्या पर 9 हो जाता, प्रोटोन की संख्या कितना होता, 9, तब यहां पर क्या होता, एक ज्यादा हो जाता, इसलिए आवेश कितना होता, तब 1 हो जाता है। समझ रहे हो। अगला सवाल है, यदि किसी परमाणु का के और एल कोष भरा है, तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। देखो के कोष एल कोष क्या होता है, कोई भी परमाणु का बीच में क्या होता है दोस्त, तो बीच में नाभिक होता है, उसके बाद के कोष होता है, फिर एल होता है, फिर एम होता है, फिर एन होता है, इस प्रकार से। तो पहला कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, कितना होती है, 2। उसके बाद कितना होता है, उसके बाद में होता है 8। ठीक है, कितना होता है उसके बाद में, उसके बाद में होता है 8। समझ रहे हो। और इस प्रकार उसके बाद फिर 18 को हो जाता है, फिर 18 को हो जाता है। तो हम लोग को 2 को बोला है, के का बोला है और एल का, तो इसमें 2 को, इसमें 8 को, कितना हो जाएगा, 10 को। वही लिखिए, देखो के कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2, एल कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 8। आपको याद रखना होगा, ये वाला सीरीज रखना, 2, 8, 18, 32, ये वाला याद रखना आप। 2 होता है किसमें, के में, 2, 8 किस में होता है, के बाद एल में, 18 किस में होता है, के एल एम में, और 32 किस में होता है, एन में। बस इतना याद रखना, समझ रहे हो। तो के और एल का बोला है, तो के में हो गया 2 और एल में हो गया 8, समझ रहे हो। तो कुल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा परमाणु में, तो साहब जोड़ देंगे ना, 8 हो तो 10 हो जाएगा, हो गया काम। यही चीज है। अगला सवाल देखोगे कि बहुत अच्छा सवाल है, रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य। रासायनिक सूत्र सर बहुत पढ़े हैं, बहुत बनाए हैं। रासायनिक सूत्र मतलब क्या, बोलोगे सर जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो लिख दो कि सिंपल सा H2O। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, तो CO2 होता है। ठीक है, इस प्रकार से किसी का भी आप लोग बोलो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, तो HCl होता है। तो हर एक का रासायनिक सूत्र के द्वारा उसे प्रदर्शित करते हैं। तो रासायनिक सूत्र आखिर बतलाता क्या है, या क्या इससे क्या तात्पर्य है, तो किसी भी चीज का रासायनिक सूत्र दोस्तों उसमें कितना परमाणु है ये दिखाता है, उस तत्व का कितना अणु है। तो देखो किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र, यौगिक मतलब CH3 हो गया, ये क्या है, यौगिक है। H2O हो गया, क्या है, यौगिक है। मतलब बहुत सारे परमाणु मिलकर जब एक कोई बनाता है तो उसे यौगिक बोलते हैं, समझ रहे हो। तो किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र उस यौगिक में उपस्थित अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है, जैसे H2O। ठीक है, ये क्या है, यौगिक है, जल का सूत्र है, यौगिक है ना। इसमें कितना अणु है, तो हाइड्रोजन के 2 अणु है और ऑक्सीजन का 1 अणु। यही तो बतलाता है ना रासायनिक सूत्र। और क्या बतलाता है कि जल में हाइड्रोजन का 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग है, यही तो बतलाता है कितना उसमें अणु उपस्थित है। तो ये लिखे हैं कि किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र उस यौगिक में उपस्थित अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है।
किसी यौगिक में कितना परमाणु, यहाँ पर नहीं अणु लिख देना, ठीक है, वैसे परमाणु कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी यौगिक में कितना अणु है, ठीक है, रासायनिक सूत्र यही बतलाता है। जैसे हाइड्रोजन का एक अणु है और हाइड्रोजन का 2 अणु है, ऑक्सीजन का एक अणु है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एक अणु, ऑक्सीजन का 2 अणु, इस प्रकार से। एक बैटरी बल्ब जलाती है, पता ही है बैटरी बल्ब जलाती है। इस प्रोग्राम नहीं होगा, ठीक है, में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन करें, ठीक है, ये प्रोग्राम नहीं होता, कुछ और होता है, ठीक है। तो इसमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन करें। तो देखो बैटरी में क्या होती है, तो बैटरी में दोस्तों रासायनिक ऊर्जा होती है। बैटरी में केमिकल्स भरा होता है, रसायन भरा होता है ना, तो उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है। बैटरी में कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। अब देखो पहले बैटरी क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब देखोगे यहाँ पर एक बैटरी है, बैटरी से आप तार कनेक्ट कर दी, यहाँ पर एक बल्ब को टांग दिए, बल्ब लाइट दे रहा है। क्या दे रहा है, बल्ब लाइट दे रहा है। तो क्या अब क्या क्या ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है, देखो रासायनिक ऊर्जा इसमें था, उसमें से क्या हो गया, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। विद्युत ऊर्जा क्या, इसमें से विद्युत ऊर्जा जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या विद्युत ऊर्जा क्या हो रहा है, इस बल्ब को जला देती है और बल्ब को गर्म भी कर देती है। गर्म नहीं होता है, बल्ब जलता है तो हाथ से छूते हो आप, नहीं छूते हो, तो गर्म हो जाता है। तो क्या होता है, पहले बैटरी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है और फिर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा ताप ऊर्जा एवं प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। बस इतना सा काम है। प्रकाश दिया मतलब प्रकाश ऊर्जा, गर्म हो गया मतलब ताप ऊर्जा, यही चीज है। अब अगला सवाल है कि अपसृप्य और पराश्रव्य तरंग किसे कहते हैं। देखो समझ लो, समझना ज्यादा जरूरी है, ऐसे तो आपको हर जगह आंसर मिल जाएगा। अगर सिर्फ आंसर देख करके अगर कोई विद्वान होता है तो आज जो दुकानदार जो किताब बेचता है ना, वो दुनिया का सबसे विद्वान आदमी होता है, समझ लो, उसके पास तो पूरा किताब का भंडार ही है। तो समझना ज्यादा जरूरी है और पढ़ना ज्यादा जरूरी है, इसलिए आप लोग पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, और ये कहीं ना कहीं आपका जरूर काम आएगा। अपसृप्य और पराश्रव्य तरंग किसे कहते हैं। देखो अपसृप्य मतलब वो जो एक श्रव्यता प्रास होता है, ठीक है, जिसे 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज आप बोल सकते हो। इतना जो ध्वनि का तरंग हो इतना मनुष्य सुन पाएगा। इससे 20 हर्ट्ज से कम होगा तो नहीं सुन पाएगा, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होगा तो भी नहीं सुन पाएगा। यानी कि जो कम होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपसृप्य तरंगे, अपसृप्य ध्वनि, और जो ज्यादा हो जाती है इससे उसको हम लोग बोलते हैं पराश्रव्य। जैसे अपसृप्य तरंगे क्या होती है, देखो अपसृप्य तरंगे ऐसी ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से, एजेड मतलब हर्ट्ज, आवृत्ति का ऐसा मतलब होता है हर्ट्ज, ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपसृप्य तरंगे बोलते हैं। जबकि पराश्रव्य तरंगे ऐसी तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे, जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज बोलो या फिर 20 किलो हर्ट्ज बोलो, बात एक ही है। 20,000 को हटा के के लगा दोगे तो किलो हो जाएगा, से अधिक होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पराश्रव्य तरंगे। तो पराश्रव्य तरंगे ऐसे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अब देखना, मनुष्य इसको भी नहीं सुन पाएगा और इसको भी नहीं सुन पाएगा। क्यों भाई साहब, तो सुनेगा क्या आदमी, तो मनुष्य सुनता है जो श्रव्य तरंगे हैं, श्रव्य ध्वनि है वो। 20 हर्ट्ज से कम होगा तो उसको तो कान में ही नहीं आएगा, और 20,000 से ज्यादा होगा तो उसको कान को फोड़ देगा, पर्दा फाड़ देगा, समझ रहे हो। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, देखो किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या की योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, ठीक है। कोई भी परमाणु में जो उपस्थित होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके, मतलब कह सकते हो कि परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटोनों की संख्या। परमाणु संख्या चलो अगर हम जेड से डिनोट करते हैं तो परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटोनों की संख्या और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ये हमारा परमाणु संख्या हो जाता है, ठीक है। याद रखना, परमाणु संख्या यानी प्रोटोनों की संख्या, बस सॉरी द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या मतलब प्रोटोन और न्यूट्रॉनों की संख्या, मैं द्रव्यमान संख्या बोल रहा हूँ, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या इसके बाद देखो क्या है, परमाणु संख्या सिंपल सा प्रोटोनों की संख्या को परमाणु संख्या बोलते हैं, ठीक है। किसी परमाणु उपस्थित प्रोटोनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या बोलते हैं। तो प्रोटोनों की संख्या को परमाणु संख्या बोलते हैं, प्रोटोन और न्यूट्रॉन के योग से जो संख्या बनती है उसे हम लोग द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। हो गया बात, एग्जाम में आने की संभावना है। अब अगला सवाल हम लोग का है, क्या है कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से हानिकारक प्रभाव होते हैं। आप लोग तो बहुत सुने हैं ना अम्लीय वर्षा के बारे में, सर अम्लीय वर्षा हो रही है, हम लोग का पेड़ पौधा सब नष्ट हो जा रहा है, सर घर का कलर इतना अच्छे से हम घर का कलर करवाए हैं, पेंटिंग करवाए हैं, सर पेंटिंग हट जा रहा है बारिश के कारण, तो वो अम्लीय वर्षा का कारण होता है। देखो क्या, वाहनों तथा कारखानों की चिमनियों से जो धुआं निकलता है, आप लोग देखेंगे गाड़ी का साइलेंसर होता है ना, उसमें धुआं निकलता है, या फिर कारखानों में बड़ी चिमनी होता है जिसमें धुआं निकलती है। वाहनों तथा कारखानों की चिमनियों से जो धुआं निकलती है उसमें हानिकारक गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ये मेन कारण है, याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वाहनों के धुओं और चिमनियों के धुओं से जो हानिकारक गैस निकलती है उसमें क्या क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यह गैसें वायुमंडल में ऊपर उड़ जाती है। अब जब गैस निकल रही है तो यहीं पर थोड़ी रहेगा, ऊपर चला जाएगा वायुमंडल में, उड़ जाती है। और जब वर्षा होती है तो वर्षा जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाती है और क्या करती है, बाहर ऊपर उड़ जाती है। और जब वर्षा होती है ना, वर्षा गिर रही है, तो इसी जल के साथ ये गैसें मिल जाती है और क्या बना लेती है, अम्ल बना लेती है।
और यह अम्ल जब जल के साथ मिलकर भूमि पर आती है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और वही अम्ल अब जल के साथ मिल गया, जल के साथ मिलकर के अम्लीय बना लिया और फिर वापस धरती पर गिर गया। जल के साथ मिलकर अम्ल बना लिया और वापस धरती पर गिर गया, तो इसी जल को हम लोग बोलते हैं अम्लीय वर्षा। समझ रहे हो? अभिक्रिया करके अम्ल बनाती है और यहाँ लिख सकते हो कि यह जल जब भूमि पर आता है तो इसे अम्लीय वर्षा बोलते हैं। अम्लीय वर्षा से क्या हानियां होती है? तो भाई साहब देखो क्या क्या हानि। इससे पेड़ पौधे की पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती है। अब पेड़ पौधे की पत्तियां अगर जल हो जाएगी, क्षतिग्रस्त हो जाएगी, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा, खाना नहीं बना पाएगा और अंततः पेड़ मर जाएगा। समझ रहे हो? इससे इमारतें क्षतिग्रस्त होती है। आप लोग बहुत खर्चा करके डेंटिंग पेंटिंग करे, घर बनवाओ, एकदम मस्त सा कलर करवाओ, अब अम्ल वर्षा हो गया, सारा पेंट को धुल दिया। क्यों? उसमें अम्ल होती है, वो कलर से अभिक्रिया कर लेती है, चुना से अभिक्रिया कर लेती है और वो उस कलर को डिस्कलर कर देता है। और अगला क्या है? इससे त्वचा रोग होने की संभावना। और आपके शरीर पर अगर अम्ल पड़ेगा तो हो सकता है आपको शरीर को भी त्वचा के रिगार्डिंग कोई रोग हो जाए। तो ये चीज है दोस्तों, अम्लीय वर्षा इतना खतरनाक है। देखिए, सबसे पहले न्यूमेरिकल को बनाने के लिए आप लोग दो फॉर्मूला को याद रखिएगा। क्या? एक मोल संख्या का फॉर्मूला होता है, एक कणों की संख्या। देखिए, कणों की संख्या मतलब हो सकता है अणुओं की संख्या भी लिख दे, परमाणुओं की संख्या भी लिख दे, कुछ भी लिख सकता है। आप लोग कणों की संख्या याद रखना। सबसे पहली बात, मोल संख्या। मोल संख्या मतलब दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। मतलब कोई भी अगर दिया गया द्रव्यमान है, अभी क्वेश्चन बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। जितना द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया गया है और बटे उसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है, यानी कि आणविक द्रव्यमान कितना होता है। समझ रहे हो? ये हो गया मोल संख्या का फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। और कणों की संख्या बराबर सेम होता है दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, बट इसमें एक अवगाड्रो संख्या जो गुना हो जाती है, यानी कि 6.022 इंटू 1023। इसको बोलता है अवगाड्रो संख्या। डायरेक्ट पूछ सकता है कि अवगाड्रो संख्या का वैल्यू कितना होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा क्या दोस्त कि 6.022 इंटू 1023 जो होता है वो अवगाड्रो संख्या होती है। ठीक, चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये दो एकदम दिमाग में छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके दिमाग में घुसा के ताला लॉक कर दीजिए, तो आप लोग का बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला सवाल है H2O का आणविक द्रव्यमान परिकलन कीजिए। सिंपल सा सवाल है, आप लोग इस पर भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ बोला H2O जो है यानी कि जल का आणविक द्रव्यमान यानी कि मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो मोलर द्रव्यमान सिंपल सा है, H2O का H का निकाल दो, O का निकाल दो। तो K गो H है, 2 गो, तो मैंने 2 गुना H कर दिया। ऑक्सीजन एगो है तो प्लस ऑक्सीजन एगो हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, 2 गुना H। हाइड्रोजन का कितना होता है पर द्रव्यमान, तो 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 एकम 2 और प्लस 16 18 ग्राम हो गया। इस प्रकार का भी सवाल रहेगा आप लोग का। ठीक है, मोलर द्रव्यमान जब निकालने बोलेगा तो इसी प्रकार से आप लोग निकालोगे। जब भी मोलर द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान निकालने बोले तो इसी प्रकार से निकालोगे। अब चलते हैं दोस्तों, बोला है क्या, देखिए 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात करें। अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से समझ लेते हो ना, देख लेते हो ना, तो कोई भी सवाल है न्यूमेरिकल का, भले ये सवाल आए या नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम संभावना इसी सब में आ जाएगा। अगर ये सब नहीं भी आता है ना, तो अगर आप समझ लेते हो ये वीडियो देख करके, तो कोई भी सवाल आए आप लोग फोड़ कराइएगा, बिल्कुल तोड़ कराइएगा। समझ रहे हो? तो बस क्या दिया है, 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। बस कणों की संख्या बोला है मैंने, कणों की संख्या का फॉर्मूला बताया आप लोगों को। क्या बताया? यहाँ देखो, कणों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुना अवगाड्रो संख्या, यानी कि 6.022 इंटू 1023। यहाँ पर कणों की संख्या भी लिख सकता है, परमाणुओं की संख्या भी लिख सकता है, अणुओं की संख्या भी लिख सकता है, कोई भी संख्या आ सकता है। समझ रहे हो? फॉर्मूला वही होगा। तो मैंने लिख दिया फॉर्मूला, परमाणु में कणों की संख्या बराबर क्या, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान और गुना अवगाड्रो संख्या, यानी कि जो होता है 6.022 इंटू 1023। ओके, दिया गया द्रव्यमान कितना है, तो देखिए यहाँ पर द्रव्यमान दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या, 46 ग्राम दे दिया गया है। किसका? सोडियम का। तो सोडियम का हम लोग को परमाणु द्रव्यमान निकालना पड़ेगा ना। तो देखिए यहाँ पर 46 और हमको पता है कि मोलर द्रव्यमान होता है, तो एक लाइन अगर लिखना होगा तो आप लोग लिख लेना क्या कि मोलर द्रव्यमान। ठीक है, मोलर द्रव्यमान कितना हो जाता है, मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 23 ग्राम। समझो? तब आप क्या करेंगे हम लोग, 46 बटे 23, क्योंकि 46 तो दिया हुआ है। मोलर द्रव्यमान हमको याद रखना पड़ेगा आप लोग को। मोलर द्रव्यमान कुछ सिंपल है, जैसे सोडियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सब का याद रखना, इसी सब में आ जाएगा। ठीक है, तो मोलर द्रव्यमान कितना, 23 हो गया। अवगाड्रो संख्या कितना होता है, 6.02 इंटू 1023। बस अब 23 को 2 बार में कर दे 46 और 2 से इसको गुना कर दो, आ जाएगा आप लोग का 12.044 इंटू 1023 आंसर हो गया। यहाँ पर चूंकि संख्या बोला है तो संख्या में कोई यूनिट थोड़े ना होता है, तो इसलिए हो गया। अगला सवाल देखिए, अब मोल में बदले, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इससे सवाल आप लोग का छप चुका एग्जामों का कि मोल में कैसे बदलना है, मैंने कि मोल संख्या कैसे ज्ञात करना है। तो मैंने मोल के लिए फॉर्मूला बताया, क्या बताया, मोल संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे क्या, मोलर द्रव्यमान। ये होता है मोल संख्या बोलो या मोल बोलो। तो सबसे पहले मोल संख्या किसका निकालना है, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस का। तो जो दिया होगा ना उसको लिख लेना। क्या दिया गया है, दिया गया द्रव्यमान कितना है, तो 12 ग्राम।
अच्छा, ऑक्सीजन गैस बोला है, जब भी कोई गैस बोल देगा ना तो आप लोग O2 हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस बोलेगा तो N2 हो जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस बोलेगा तो H2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन गैस बोल दिया इसलिए हम क्या लेंगे इसको O2। तो O2 का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है मोल संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान तो है ही, क्या निकालना है और मोलर द्रव्यमान। तो O2 का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, क्योंकि दो ऑक्सीजन है इसलिए 2 गुना 16। सर 16 क्यों लिखे, क्योंकि 16 जो होता है दोस्तों ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान होता है इस ऑक्सीजन का, ठीक है। एक ऑक्सीजन का हो जाता है 16, उसी प्रकार जैसे हाइड्रोजन का होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 7, उसी प्रकार ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, ठीक है। ये सब याद रखना, सिंपल सिंपल से याद रखना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सोडियम मैग्नीशियम ये सब का इसी में हो जाएगा। तो 2 गुना 16 यानी 32 ग्राम हो गया आपका मोलर द्रव्यमान O2 का। अब क्या करें, मोल संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान यानी कि दिया गया कितना द्रव्यमान है, तो 12 है। मोलर द्रव्यमान कितना है देखो यहाँ पे निकाले, मोलर द्रव्यमान निकाल दी 32, तो 12 बटा 32, बस भाग दे दो, 2 छः 12, 2 16 32, 6 बटा 16 हो जाएगा। इसको भाग दोगे तो आ जाएगा 0.375 मोल हो जाएगा, इतना मोल आंसर होगा। समझ रहे हो, बस इतना सा आप लोग क्या रखना है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और बस एक तो दिया रहेगा, मतलब इन तीन चीजों में से कोई दो चीज दिया रहेगा, कोई एक चीज निकालना। मान ली मोलर द्रव्यमान दे दिया, मोल दे दिया, दिया गया द्रव्यमान निकालने बोल देगा कि द्रव्यमान कितना होगा। मान ली दिया द्रव्यमान दे दिया, मोल दे दिया, ठीक है, तो आपको मोलर द्रव्यमान निकालना होगा। तो इसी प्रकार से आपको निकालना है, ठीक है। हालांकि मोलर द्रव्यमान निकालना नहीं होता, ये तो आपको सबको पता ही होता है कि ऑक्सीजन का कितना होता है, सोडियम में कितना होता है, यह इन दोनों में से ज्यादातर निकालने देता है। समझ गए हो प्यारे प्यारे दोस्त, ठीक है ना। डरना नहीं है, बिल्कुल एग्जाम में फोड़ कराना है। जितना पढ़ रहे हो उस पर कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ हम इतना लिख सकते हैं, समझ रहे हो। बाकी दुनिया जाए भाड़ में, मैं जितना पढ़ा हूँ उतना मुझे आता है और मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ये सबसे बड़ी बात है कि आप मेहनत कर रहे हो। कोई कोई तो अंतिम दिन भी नहीं पढ़ता है, समझ रहे हो, ऐसे एग्जाम देने चले दूसरों के भरोसे, फिर भी आप लोग पढ़ के जा रहे हो। देखो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मोल निकालने बोला है, तो दिया गया द्रव्यमान कितना है दोस्त, 22 ग्राम हो गया। क्या है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, तो उसका मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, C प्लस O2 हो गया। C का हो गया 12, ऑक्सीजन आ गया 2 गुना, तो 2 गुना 16 कर दिए, तो 12 प्लस 32 हो गया, इसको जोड़ दोगे तो 44 ग्राम आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना है, देख लो यहाँ पर कितना दिया है, 22 ग्राम, तो लिख दिए 22। और मोलर द्रव्यमान कितना निकाले, 44, तो 44 लिख दिए, काट दो 1/2 कट जाएगा, यानी कि 0.5 मोल आपका सटीक सटीक उत्तर हो जाएगा। समझ गए। अगला सवाल हम लोग का 10 मोल जल का द्रव्यमान ज्ञात करें। किसका, 10 मोल जल का द्रव्यमान ज्ञात करे। तो यहाँ पर मोल संख्या कितनी है, मोल संख्या दे दिया है 10 मोल, यानी कि मोल संख्या दे दिया है, तो हम लिख दिए मोल संख्या बराबर 10। और हमको क्या पता है, इसका मोलर द्रव्यमान पता है, किसका, जल का। जल का क्या होता है, H2O, तो H2O का मोलर द्रव्यमान 2 गुना 1 प्लस 16 यानी 16 प्लस 2 18 ग्राम हो जाएगा। समझ, बस समझो चीजों को। मोलर द्रव्यमान आपका हर एक चीज का पता है, बस निकालना है ना। H2O का H का पता है, O का पता है, दोनों को जोड़ के निकाल दिया 18 ग्राम। अब क्या निकालने बोला, द्रव्यमान निकालने बोला है। मैंने कहा ना कि कोई दो चीज में से एक चीज दे देगा, तीन चीज में से कोई एक चीज दे देगा। अब मोलर द्रव्यमान आपको पता ही रहता है, तो यहाँ पर क्या दे दिया, मोल संख्या दे दिया है, तो आपको द्रव्यमान निकालना है। द्रव्यमान दे देता तो मोल संख्या निकालना पड़ता, जैसे हम लोग आगे निकाले हैं, समझ रहे हो। तो ये चीज है, मोल बराबर क्या हो जाएगा, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो मोल संख्या बराबर 10 और दिया गया द्रव्यमान को क्या मान लिया मैंने, M मान लिया, और बटे मोलर द्रव्यमान कितना निकाला, 18 निकाला दोस्त। बस 18 बटा में उधर गुना कर दो, तो M बराबर 10 गुना 18 यानी कि 180 ग्राम आप लोग का फाइनली परम सत्य उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हो। आगे देखो क्या बोला, S8 का मोलर द्रव्यमान, यानी कि जो सल्फर है उसका 8 गो मोल है, 8 गो सल्फर का मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो आपको 1 का पता है, तो 8 गुना S कर दिए, 1 का होता है 32, तो उसको 8 से गुना कर दो, निकल गया 256 ग्राम। क्या है इसमें, मोलर द्रव्यमान निकालना सबसे आसान काम है। मैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा मोलर द्रव्यमान पर, जो लोग एग्जाम में पूछने की संभावना, जिससे आप लोग याद भी हो जाएगा और एग्जाम में फाड़ भी दोगे जाके। मतलब कॉपी नहीं फाड़ोगे यार, एग्जाम में लिखोगे, लेकिन सर आप तो फाड़ने, आप फाड़ने बोले तो हम जाके कॉपी फाड़ दिए यार, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। कॉपी नहीं पढ़ना है, एग्जाम में अच्छा से लिखना है। 8 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या ज्ञात करिए। बोल रहा है 8 ग्राम ऑक्सीजन में अणु कितना होगा, तो मैंने सेम चीज कहा, हो सकता है अणुओं की संख्या पूछे, हो सकता है परमाणु की संख्या पूछे, हो सकता है कणों की संख्या पूछे, लेकिन फॉर्मूला क्या, सिर्फ क्या, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान और इतना से गुना कर दो, 6.022 × 1023। बस दिया गया द्रव्यमान कितना है, तो 8 ग्राम। O2 का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो O2 मतलब 2 ऑक्सीजन है, तो 2 गुना 16 यानी कि 32 ग्राम हो गया। अणुओं की संख्या निकालने बोला है ना, तो चलो लिख देते हैं, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुना 6.022 × 1023, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, हमको पहले ही बता चुका आप लोग को। बस क्या दिया है, 8 ग्राम दिया है द्रव्यमान, 32 हो गया इसका मोल द्रव्यमान निकालने, और ये हो गया अवगाड्रो संख्या।
चलो भाग दे दो, 1/4 हो जाएगा, कट के और उसको भाग देना 4 से, आ जाएगा 1.505 इंटू 10⁻23। चूंकि अणुओं की संख्या बोला है तो संख्या का तो कोई यूनिट नहीं होता है दोस्त, ठीक है, ये हो गया। अब 7 नंबर क्या बोला देखो कि 5 मोल n परमाणुओं के द्रव्यमान ज्ञात करें। यहां पर क्या दे दिया है, मोल दे दिया है और द्रव्यमान निकालने बोला है। सेम बात, मोल संख्या दे दिया है कितना 5, और कौन सा परमाणु, चूंकि हम बोल दिया n परमाणु, नाइट्रोजन गैस नहीं बोला है, n परमाणु बोला है, तो हम सिर्फ n का निकालेंगे, क्योंकि n है, n मतलब नाइट्रोजन, तो n का यानी कि n का मोलर द्रव्यमान, नाइट्रोजन का n का लिख देना, ठीक है, n का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब मोल संख्या बराबर क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, ठीक है, दिया गया द्रव्यमान है 5, दिया गया सॉरी मोल संख्या है 5, दिया गया द्रव्यमान यानी कि जो आपको द्रव्यमान निकालने बोला है, देखो बोला है ना कि द्रव्यमान ज्ञात करे, तो वही द्रव्यमान है, तो उसको हम m मान ली दिया गया द्रव्यमान को, और दिया गया द्रव्यमान फॉर्मूला है, ऐसा नहीं कि दिया ही गया है, हो सकता है निकालने बोल देना, जैसे निकालने वाले के द्रव्यमान निकाला हो तो उसको मैंने m मान लिया, और मोल द्रव्यमान हम निकालेंगे यहाँ पर 14, ठीक है, बस गुना कर दो बटे में, उधर गुना हो जाएगा 14×5 70, यानी कि m बराबर 70 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 3.011 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात करे। इतना नाइट्रोजन परमाणु जो होगा उसका द्रव्यमान ज्ञात करने बोला है, तो परमाणुओं का द्रव्यमान बोला है, कितना नाइट्रोजन परमाणु, इतना संख्या, मतलब इतना नाइट्रोजन परमाणु, मतलब ये कह सकते हो इतना नाइट्रोजन कण दे दिया है, ठीक है, तो परमाणु संख्या कितनी होगी, इतनी, और नाइट्रोजन बोला है, ठीक है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक। अब परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो देखो दिया गया द्रव्यमान बटे मोल द्रव्यमान गुना 6.022 इंटू 10⁻23, ये होता है परमाणु की संख्या का फॉर्मूला, या फिर अणुओं की संख्या का फॉर्मूला, या फिर क्या कणुओं की संख्या का फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला लगाओ, सेम ये फॉर्मूला है। तो परमाणु की संख्या तो ये दे दिया है, हम लिख दिए, दिया गया द्रव्यमान को ही द्रव्यमान निकालने बोला है, तो उसको मैंने m मान लिया, बटे मोल द्रव्यमान कितना 14 निकाला है, और ये तो हो गया आपका 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। बस अब काट सकते हो आप लोग, यहाँ पर देखो ये बट्टा में है, उधर जाके इससे गुना हो जाएगा, ये 14 जो है दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देख लो, ये 14 इससे जाके गुना हो जाएगा, तो मैंने गुना कर दिया यहाँ पर, और ये इधर है तो बट्टा में आ जाएगा, तो ये कट जाएगा 3.011 इंटू 3.011, इसको 2 बार में काट देंगे 6.02 से, और ये तो कैंसिल हो गया, तो 2 को काट दो 14 से 7 बार में, तो आपका आंसर जो होगा दोस्तों m बराबर 7 ग्राम हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आप लोग का महातांडव साइंस का, जो कि आप लोग का समाप्त हो चुका है, और आशा करता आप सभी को अच्छा लगा होगा, ठीक है। और हाँ, आप लोग अगर एक बार देख लो, 2 बार देख लो, रिवीजन कर लो, रिवीजन का सबसे बेस्ट वीडियो है ये, इसलिए सभी को शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर करना ताकि सभी को इसके बारे में पता चले। चलिए मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, लव यू ऑल। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।